ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 12 विषय एसपी का विभाग 2 का हम आज दूसरा चैप्टर अंश परिवर्तन और अंश का वैधानिक हस्तांतरण पढ़ेंगे। व्यक्तिगत व्यापारी पीढ़ी की मर्यादा के कारण साझेदारी पीढ़ी का प्रारंभ हुआ और साझेदारी पीढ़ी की मर्यादाओं ने कंपनी को जन्म दिया। साझेदारी पीढ़ी में साझेदार हटने पर उसे मुक्त निवृत्त करने की लंबी विधि करनी पड़ती है। ऐसी विधि कंपनी में नहीं करनी पड़ती है। सार्वजनिक कंपनी के अंश जिस व्यक्ति ने धारण किए हो वह व्यक्ति यदि अंश बेच दे तो उस कंपनी के धारण किए अंशों की मालिकी समाप्त हो जाती है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी से अंश खरीदता है तो कंपनी के मालिकी रूप उसको मिल जाता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति उस अंश को बाद में किसी कारणवश बेच देता है तो जो कंपनी के द्वारा उसको मालिकी प्राप्त होता है वह उसका समाप्त हो जाता है। जिस तरह से किसी एक वस्तु की स्वतंत्र रूप से खरीद बिक्री हो सकती है, उसी तरह अंशों की भी मुक्त यानी स्वतंत्र रूप से खरीद बिक्री हो सकती है। कंपनी के अंश का स्वतंत्र परिवर्तन यह कंपनी का महत्वपूर्ण लक्षण है। इतना ही नहीं, दूसरी बार व्यक्ति को इच्छा हो तो पुनः उसी कंपनी के अंश खरीदकर उतने अंशों का मालिक बन सकता है। कंपनी अंशधारकों के इस अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। अंशधारक कानून की सीमा में रहकर ऐच्छिक रूप से अंशों का परिवर्तन कर सकते हैं। इस पाठ में अंशों के ऐच्छिक परिवर्तन की विधि और वैधानिक हस्तांतरण से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसमें है अंश परिवर्तन का अर्थ। सामान्य अर्थ में देखें तो अंशधारक अपने अंश स्वैच्छिक रूप से अन्य किसी को बेच सकते हैं या अपना मालिकी हक जो भी है अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करें और उस अंश की मालिकी हक का परिवर्तन हो तो उसे अंश परिवर्तन या हस्तांतरण कहा जाता है। इस प्रकार अंशधारी अपना मालिकी हक अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करे और उसकी मालिकी हो जाए, उसे अंश परिवर्तन या हस्तांतरण कहा जाता है। इसकी परिभाषा है, कंपनी की सहमति की अपेक्षा से अंशधारक स्वैच्छिक रूप से अपने अंश की मालिकी अधिकार अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करे और मालिकी अधिकार का परिवर्तन हो, उसे अंश परिवर्तन या अंश हस्तांतरण कहते हैं। जब अंशधारी अपने अंश अन्य व्यक्ति को बेचे या अधिकार का त्याग करे तब उसकी मालिकी या सदस्य पद समाप्त होता है और यह सदस्य पद जो व्यक्ति खरीदे या जिसके पक्ष में अधिकार छोड़ा जाए उसे मिलता है। यहाँ पर एक बात अधिक महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया जब जिस कंपनी के अंश में हो वह कंपनी उसे स्वीकृति दे तब पूर्ण मानी जाती है। जब तक कंपनी का स्वीकृति नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया जो है अंश हस्तांतरण का वह पूर्ण नहीं हो सकता है। दूसरा है अंश परिवर्तन हस्तांतरण का महत्व क्या है। अंश हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कंपनी की सम्मति से अंशधारक अपने अधिकार का उपयोग करके अंश परिवर्तन करता है। अंशधारक का कंपनी की अंश पूंजी का भाग दर्शाने वाला वित्तीय हित है। यह अंशधारियों की चलित संपत्ति है। इससे कंपनी के अंशधारकों को अंश बेचने, बख्शीश देने और गिरवी रखने का अधिकार होता है। यानी गिफ्ट के तौर पे भी हम किसी को दे सकते हैं या अपनी संपत्ति के रूप में इसे हम गिरवी भी रख सकते हैं। इस संबंध में लॉर्ड ब्लैकबर्न ने कहा है कि संयुक्त स्टॉक कंपनी को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ही अंश परिवर्तन सरलता से हो सके ऐसी सुविधा उसके सदस्यों को देना होता है। अंशों की खरीद बिक्री शेयर बाजार में होती है जो पूंजी बाजार का स्रोत होता है। इसलिए शेयर बाजार को अधिकतर देश के विकास की पराशीशी यानी थर्मामीटर के रूप में जाना जाता है। पहला है अंश परिवर्तन या हस्तांतरण से सरकार की को आय होता है। अंश परिवर्तन या बिक्री ज्यों अधिक मात्रा में हो त्यों सरकार को अधिक प्रमाण में आय मिलता है। कारण कि सरकार द्वारा अंश परिवर्तन पर कर लगाया जाता है यानी टैक्स भरना पड़ता है, सरकार को देना पड़ता है व्यक्ति। अंश विक्रय के कारण अंश विक्रेता को नगद मिलता है। अंश क्रेता को अंश की मालिकी अधिकार मिलता है। अंशधारी अंश बाजार में भावों में परिवर्तन का लाभ ले सकता है।
बिन कार्यक्षम इकाइयों में रोकी गई पूंजी का प्रवाह कार्यक्षम इकाइयों की ओर मुड़ जाता है। अंश परिवर्तन के कारण अंश बाजार और पूंजी बाजार का विकास होता है। स्वतंत्र अंश परिवर्तन के कारण कंपनी स्वरूप का विकास तेज बनता है। कंपनी का आकार और विस्तार बढ़ता है। अंश हस्तांतरण संबंधी नियम कंपनी के नियमन पत्र में दर्शाए हुए होते हैं। उन पर कई बार नियंत्रण हो सकता है, यानी निजी कंपनी लोग अपना उस पर नियंत्रण बना सकती है, लेकिन अंशधारकों के इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाकर उनका अधिकार छीना नहीं जा सकता है और अंशधारी जब चाहे तब प्रवर्तमान कानून नीति नियमों के अनुसार अपने अंश बेच सकता है। वे दूसरों को या तो उपहार में भी दे सकता है। अंश परिवर्तन हस्तांतरण संबंधी प्रावधान। इस संबंध में अध्ययन करने से पहले अंशधारी के पास किस प्रकार का अंश है यह जानना आवश्यक होता है। अंश परिवर्तन की दृष्टि से अंश के दो प्रकार होते हैं। पहला है मूर्त रूप से अंश, दूसरा है अमूर्त रूप के अंश। जिसमें पहला मूर्त रूप के जो अंश होते हैं उसमें मूर्त स्वरूप या भौतिक स्वरूप के अंश, उसमें अंग्रेजी में इसे फिजिकल शेयर के रूप में जाना जाता है, जिसमें अंशधारी के पास कंपनी द्वारा दिए अंश प्रमाण पत्र उसके पास होते हैं। इस अंश प्रमाण पत्र में अंशधारक का नाम, अंशों की संख्या, अंश की कीमत, कंपनी का नाम और कंपनी के सामान्य मोहर होता है। इस तरह के अंश प्रमाण पत्र फट जाने, चोरी हो जाने या आग में जल जाने या अस्तित्व का नाश होने का डर बना रहता है। दूसरा है अमूर्त स्वरूप में अंश। अमूर्त स्वरूप में जो अंश होता है वो अंग्रेजी में इसे डीमेट शेयर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के अंश अंशधारी के पास नहीं होते हैं, बल्कि अंशधारी द्वारा खुलवाए डीमेट खाता में होते हैं। इस प्रकार के अंशों के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे 11वीं में। इस प्रकार के अंश में भौतिक स्वरूप के अंश और गैर लाभ जैसे कि अंश खो जाने या फट जाने, चोरी हो जाने या आग में नष्ट हो जाने का कोई भी डर नहीं होता है, क्योंकि वो डीमेट खाता के अंतर्गत खुलवाए जाते हैं। अंश परिवर्तन संबंधी प्रावधान मूर्त स्वरूप अंश में और अमूर्त स्वरूप अंश में अलग अलग प्रकार के होते हैं। मूर्त स्वरूप में अंश परिवर्तन संबंधी कंपनी अधिनियम में दर्शाए प्रावधानों का निम्नानुसार पालन करना पड़ता है। यदि इन कंपनी व्यवस्थाओं का कानूनी व्यवस्थाओं का पालन न किया जाए तो कंपनी अंश परिवर्तन अस्वीकृत कर सकती है। जिसमें पहला है कि अंश परिवर्तन फॉर्म। अंश परिवर्तन करने के लिए निर्धारित किया गया अंश परिवर्तन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षकारों के नाम और पते और साइन की ज़रूरत होती है। इस प्रकार के फॉर्म जो है वो कंपनी की रजिस्ट्रार ऑफिस से या शेयर दलाल से और शेयर बाजार में भी मिलता है। दूसरा है अंश प्रमाण पत्र। शेयर जो है अंश परिवर्तन फॉर्म के साथ अंश प्रमाण पत्र या अंश आवंटन पत्र शामिल करना आवश्यक होता है। इसके बाद अगला है बाकी किस्त। अंशधारक जिन अंशों का परिवर्तन करना चाहता हो उन अंशों की यदि अंश किस्त मंगवाई गई हो तो उसके सामने बाकी किस्त नहीं होनी चाहिए, यानी जितनी किस्त का समय था उतना किस्त उनने जमा करवा दिया होना चाहिए। इसके बाद अगला है आपत्ति आवेदन। जिस अंश का परिवर्तन करना हो वैसे अंशों के लिए किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक यानी ऐतराज का आवेदन नहीं होना चाहिए। यदि अंश परिवर्तन करने वाले अंश के सामने किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक आवेदन हो तो ऐसे अंशों का परिवर्तन जो है वो कंपनी स्वीकार नहीं करता है। अगला है संतोषजनक प्रमाण। जब किसी कारणवश दोनों पक्षकारों की सही सहित का फॉर्म किसी कारणवश खो जाए तब दोनों पक्षों को अपनी सही के साथ कंपनी में आवेदन करना चाहिए और संचालकों को संतोष प्रमाण जैसे स्पष्टीकरण देना चाहिए। लियन अधिकार। लियन के अधिकार का उपयोग कंपनी स्वयं का लेना वसूल कर सके वैसा हो तो सदस्य देनदार होने के बावजूद परिवर्तन मान्य रख सकता है। इसके अलावा है स्टैंप ड्यूटी। अंश की बाजार कीमत के अनुसार फॉर्म पर स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है। यदि कम कीमत की स्टैंप ड्यूटी लगाई गई हो तो कंपनी के संचालन अंश परिवर्तन से इनकार कर सकते हैं। इसके अगला है हमारा नए अंशधारक को अंश प्रमाण पत्र। अंश परिवर्तन मान्य रखकर कंपनी द्वारा 1 मास में नए अंशधारक को परिवर्तन सहित का प्रमाण पत्र भेजना पड़ता है।
9वां है परिवर्तन की अस्वीकृति। जब कंपनी रजिस्ट्रार ने अंश परिवर्तन पर रोक लगाई हो या अदालत ने परिवर्तन नहीं करने का आदेश दिया हो तब वह परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाता है। 10वां है नियमन पत्र के प्रावधान। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त नियमन पत्र में की गई व्यवस्था अनुसार यदि परिवर्तन न किया गया हो तो वो भी स्वीकार में नहीं लिया जाता है। 11वां है सदस्य रजिस्टर। जब तक हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण न हो तब तक सदस्य पत्रक में मूल अंशधारी का नाम चालू रहता है। अगला है डिविडेंड का अधिकार। अनिवार्य हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण न हो तो मृत या दिवालिया सदस्य डिविडेंड पाने का हकदार होता है। 13वां है एकल व्यक्ति कंपनी के संदर्भ में, जिसमें है कि एकल व्यक्ति कंपनी में सदस्य की मृत्यु होने पर जिस व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया हो उसे कंपनी पहचान कर उसके नाम पर अंश हस्तांतरण कर देती है। दूसरा है संचालक मंडल के द्वारा इस संबंध की जानकारी उत्तराधिकारी को देनी पड़ती है। इस प्रकार का उत्तराधिकारी एकल व्यक्ति की तरह डिविडेंड का अधिकार और दूसरे अधिकारियों का अधिकारी बनता है और उसे उसकी तरह से जिम्मेदारी निभानी होती है। यह उत्तराधिकारी उसके बाद अन्य उत्तराधिकारी की नियुक्ति उत्तराधिकारी की लिखित सहमति लेकर कर सकता है। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अंश परिवर्तन या हस्तांतरण की विधि। किन किन विधियों के द्वारा हम अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं ये हम लोग अब इस पॉइंट में पढ़ेंगे। अंश परिवर्तन की विधि को अंश के स्वरूप अनुसार दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है मूर्त स्वरूप में अंश का परिवर्तन, दूसरा है अमूर्त स्वरूप में अंश का परिवर्तन। मूर्त स्वरूप में अंश का परिवर्तन विधि जिसमें है संपूर्ण अंशों के परिवर्तन की विधि। जब अंशधारक अपने सभी अंशों का परिवर्तन अन्य व्यक्ति के पक्ष में करे तो उसे संपूर्ण परिवर्तन कहा जाता है, जो निम्नानुसार है। अंश परिवर्तन के फॉर्म का पंजीयन कराना। अंश परिवर्तन करने वाले को अंश परिवर्तन का फॉर्म प्राप्त करना पड़ता है और उस पर रजिस्ट्रार का सिक्का और तारीख लिखवानी पड़ती है। दूसरा है अंश परिवर्तन फॉर्म में विगत भरना। अंश परिवर्तन फॉर्म में अंश विक्रेता और क्रेता दोनों की संपूर्ण जानकारी यानी नाम, पता, कौन सी कंपनी का अंश है, अंश प्रमाण पत्र, क्रमांक नंबर, अंश की कीमत आदि विगतें भरनी पड़ती है। नियमानुसार आवश्यक स्टैंप ड्यूटी लगाकर साक्षी की उपस्थिति में सही करनी पड़ती है और साक्षी को भी अपना नाम, पता, व्यवसाय आदि बताना पड़ता है। अंश परिवर्तन फॉर्म और अंश प्रमाण पत्र भेजना। अंश क्रेता स्वयं अपना शेयर अथवा शेयर दलाल के द्वारा अंश परिवर्तन फॉर्म और उसके साथ अंश प्रमाण पत्र संबंधित कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में भेजा जाता है। यदि अंश प्रमाण पत्र कंपनी ने नहीं दिया हो तो अंश आवंटन पत्र भेजा जा सकता है। चौथा है फॉर्म भेजने की रसीद प्राप्त करना। कंपनी को जब अंश परिवर्तन फॉर्म और अंश प्रमाण पत्र प्राप्त हो तब उसकी प्राप्ति की रसीद कंपनी सेक्रेटरी अंश क्रेता को भेजता है। यह हस्तांतरण रसीद कंपनी को भेजे गए अंश प्रमाण पत्र और दस्तावेज की रसीद होती है। अंश परिवर्तन संबंधी सूचना नोटिस द्वारा देना। जिस कंपनी को जब अंश परिवर्तन फॉर्म मिलता है तब वह अंश परिवर्तन फॉर्म तथा अन्य अंश प्रमाण पत्र की जानकारी करता है। उसके बाद दोनों पक्षकारों को परिवर्तन संबंधी जानकारी नोटिस द्वारा दी जाती है। इस नोटिस का हेतु जो है वो नकली परिवर्तन को रोकता है। यदि इस परिवर्तन संबंधी किसी भी पक्षकार को आपत्ति हो तो 2 सप्ताह में बताने के लिए कहा जाता है। मुद्दत पूर्ण होने तक में किसी भी पक्ष के द्वारा आपत्ति अगर नहीं उठाई जाती है तो वह परिवर्तन जो है दोनों पक्षों को मान्य है ऐसा मान लिया जाता है। अंश परिवर्तन पत्रक में टिप्पणी करना। कंपनी दोनों पक्षकारों को नोटिस देने के बाद निश्चित अवधि में कोई आपत्ति का आवेदन न आए तो दोनों पक्षों की सहमति है ऐसा मानकर अंश परिवर्तन पत्रक में सेक्रेटरी टिप्पणी करता है। जिसके नाम पर अंश परिवर्तन किया गया है उसका नाम अंश परिवर्तन पत्रक में लिखा जाता है। अंश परिवर्तन की स्वीकृति का ठहराव करना। कंपनी के सेक्रेटरी के पास अंश परिवर्तन संबंधी आवेदन पत्र आया हो तो उस पर विचार विमर्श करके परिवर्तन मान्य किया जाता है अथवा अमान्य किया जाता है। यदि परिवर्तन मान्य किया गया हो तो उसे स्वीकार किया जाता है। स्वीकार करने का प्रस्ताव संचालक मंडल की सभा में किया जाता है।
अगला पॉइंट है सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करना। अंश परिवर्तन की स्वीकृति का ठहराव होने के बाद सदस्य रजिस्टर में अंश विक्रेता का नाम रद्द करके जिसके नाम पर अंश का परिवर्तन किया जाता है उसका नाम सदस्य रजिस्टर में लिख दिया जाता है। नए अंश प्रमाण पत्र नए अंशधारी को भेजना। उपयुक्त अनुसार अंश परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव होने के बाद और सदस्य रजिस्टर में नाम लिखने के बाद सेक्रेटरी जो है वो अंश प्रमाण पत्र के पीछे की तरफ निश्चित की गई जगह में नए अंशधारक का नाम लिखता है और जिम्मेदार अधिकारी की सही और सिक्का के साथ अंश प्रमाण पत्र नए अंशधारक को भेज दिया जाता है। परंतु अंश प्रमाण पत्र खूब ही पुराना हो गया हो, नाम लिखने के लिए जगह न हो तो नया प्रमाण पत्र नए अंशधारक को भेज दिया जाता है। यानी कई लोगों के बाद हस्तांतरित होते होते आया हो तो उसमें जगह नहीं रहती है तो नया अंश प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। आंशिक परिवर्तन। जब अंशधारक स्वयं की मालिकी के सभी अंशों में से थोड़े ही अंश अन्य व्यक्ति को बेचना चाहे तब मूल अंशधारक अंशों का विभाजन करने के लिए कंपनी की रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजता है। कंपनी सेक्रेटरी संबंधी अंशधारक की मांग के अनुसार अंशों का विभाजन करके अंशधारक को भेज देता है। उसके बाद अंशधारक स्वयं के जितने अंश बेचने हों उतने अंशों पर उपयुक्त प्रकार की प्रक्रिया करके अंशों का विक्रय कर सकता है वो। अब अभी तो ये हमने पढ़ा मूर्त परिवर्तन, अभी है अमूर्त अंशों का परिवर्तन। कोई भी अंशधारक मूर्त रूप में अंश रख सकता है लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार अंशधारक ऐसे अंशों का विक्रय नहीं कर सकता है। उसे यदि ऐसे अंशों का विक्रय करना हो तो मूर्त प्रकार के अंशों को अमूर्त प्रकार के अंश में बदलना पड़ता है। विक्रय के अतिरिक्त का हस्तांतरण कई परिस्थितियों में किया जा सकता है। उदाहरण, अपने अंश किसी को उपहार के रूप में देना हो तो ऊपर की विधि को अपनाना पड़ता है। यानी कि हमारा जो अमूर्त अंश है उसको पहले मूर्त रूप से यानी प्रमाण पत्र के रूप में उसको तैयार करवाना पड़ता है, उसमें परिवर्तन करके तब हम उसको किसी को हस्तांतरित कर सकते हैं। डीमेट अंश अर्थात भौतिक स्वरूप के अंशों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में निश्चित प्रक्रिया अंतर्गत रूपांतरित किया जाता है जिसमें विनियोगकर्ता को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खाता खुलवाना पड़ता है। भारत में डिपॉजिटरी के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL अथवा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड यानी CDSL नाम की संस्थाएं प्रतिभूति संभालने वाले एजेंडे के रूप में कार्य करती है। इस संस्थाओं की ओर से सरकारी और निजी क्षेत्र की बैंक, शेयर दलाल तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं डीमेट खाता खोलती है। इस तरह की संस्था के पास खाता खुलवाने के बाद वह संस्था खातेदार को इंटीमेशन स्लिप देती है जिसका उपयोग खाता धारक शेयर खरीद बिक्री के लिए करता है। संबंधित कंपनी स्वयं के अंशों के अंशधारक कौन है यह अपने कंप्यूटर के NSDL या CDSL द्वारा दी गई वेबसाइट पर देख सकते हैं, परंतु कंपनी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है।